Hi everybody. So this is my video on feminist theories of IR. तो इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से फेमिनिस्ट थ्योरीज़ इमर्ज हुई आफ्टर 1980s। फेमिनिस्ट थ्योरीज़ IR की, वैसे तो फेमिनिज़म एज अ मूवमेंट काफ़ी टाइम से चला, बट IR की थ्योरीज़ एंड IR में कंट्रीब्यूशन फेमिनिस्ट का जो मेन वर्क है वो आफ्टर 1980s हमें देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहली बात है कि फेमिनिस्ट थ्योरी का मेन जो है वो ये है कि वो किस तरीके से रियलिस्ट थिंकर्स को क्रिटिसाइज़ करती हैं। जैसे कि जो हंस मॉर्गन थाओ के 6 प्रिंसिपल्स हैं, सबसे ज़्यादा उनका जो क्रिटिसिज्म जेएन टिकनर का है, जो एक इम्पॉर्टेंट स्टैंड पॉइंट फेमिनिस्ट है, तो उनसे रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा कवर्ड है। देन इसके बाद है कि किस तरीके से वो बोलती हैं कि रियलिस्ट थ्योरीज़ जो हैं वो काफ़ी ऑब्जेक्टिविटी को वो देती हैं एंड मस्क्यूलिनिस्ट बाइस है उसमें, है ना, वो फीमेल वैल्यूज़ को काफ़ी कम मानती हैं। तो ये सारी चीज़ें एंड देन उसके बाद है कि किस तरीके से फेमिनिस्ट का जो सिक्योरिटी हो गया, वॉर हो गया, मिलिट्री ट्रेनिंग हो गई, वुमेंस पार्टिसिपेशन इन वॉर हो गया, इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन वुमेन, इन पे अलग अलग पर्सपेक्टिव किस तरीके से रहा है वो हम देखेंगे। एंड डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फेमिनिज़म है। सो एज अ होल फेमिनिज़म वैसे समझने की कोशिश करता है कि क्या रीज़न है वुमेन की इनइक्वालिटी का, कि उनको मेल के बराबर नहीं समझा जाता, उनकी एक्सप्लॉयटेशन का क्या रीज़न है, एंड ट्राइज़ टू एड्रेस द कंसर्न्स रिलेटिंग टू वुमेन। लेकिन जो रीज़न्स हैं वुमेन की एक्सप्लॉयटेशन के, वुमेन के सबऑर्डिनेशन के, वो अलग अलग फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं, इसीलिए सोल्यूशन भी अलग अलग है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज़म लाइक लिबरल फेमिनिज़म, रेडिकल फेमिनिज़म, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट फेमिनिज़म, एंड देन दिस व्हाट इज़ feminist critical theory, then feminist social constructivism, post-colonial feminism, empirical feminism, analytical feminism, psychoanalytical feminism. So there are multiple varieties of feminism. कोई एक मतलब इसमें एक यूनिफाइड थ्योरी नहीं है, अलग अलग वेराइटीज़ हैं, तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। अब इसके बाद आता है कि अगर हम देखें एक फेमिनिज़म कैसा मूवमेंट की तरह डेवलप हुआ, तो लिबरल फेमिनिस्ट जो थे उन्होंने हमेशा से ये बोला कि वुमेन के सब्जुगेशन का कारण है कि उनको इक्वल लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिली हैं। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि अगर वुमेन को आप इक्वल लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स देते हो, लाइक आप सफरेज राइट्स देते हो, मींस राइट टू वोट देते हो, राइट टू एजुकेशन देते हो, राइट टू जॉब की वुमेन को भी इक्वल जो है सैलरीज मिले, ठीक है, जितनी मेल को मिलती है, क्योंकि वुमेन आफ्टर ऑल बराबर ही काम करती हैं। इवन डबल बर्डन और होता है कि वो ऑफिस में तो काम करती हैं, घर का काम भी उनको ही करना पड़ता है। तो उनका एक होल थ्रस्ट जो था लिबरल थिंकर्स का वो यही था, लिबरल फेमिनिस्ट का, कि वुमेन को इक्वल पॉलिटिकल एंड आप लीगल राइट्स दे देंगे तो उनके सबऑर्डिनेशन को एड्रेस किया जा सकता है, जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस किया जा सकता है। देन उसके बाद आते हैं रेडिकल फेमिनिस्ट। रेडिकल फेमिनिस्ट एक काफ़ी रेडिकल व्यू लेते हैं, एज वेरी मच क्लियर फॉर दम फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, कि वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल एंड लीगल इक्वालिटी से क्या हुआ, पॉलिटिकल एंड लीगल तौर पे इक्वालिटी मिलने के बाद भी वुमेन की पोजीशन में हमें अपलिफ्टमेंट क्यों नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं क्योंकि इसका कारण कुछ और है। ये जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है हमें इसे ही तोड़ना होगा, हमें फैमिली जैसी चीज़ को ही रिफॉर्मुलेट करना होगा। तो जो इसके बेसिक रूट्स पे अटैक करते हैं वो ये हैं रेडिकल फेमिनिस्ट। देन उसके बाद आता है कि मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट जो हैं वो बोलते हैं कि किस तरीके से वुमेन का एक कंट्रीब्यूशन रहा है कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने में, कैपिटलिज्म को सरवाइव करवाने में। वुमेन एक तो चीप लेबर सोर्स की तरह काम करती हैं क्योंकि उनका जो डोमेस्टिक वर्क है उसको डिवैल्यू किया जाता है, इसीलिए जब वो पब्लिक स्फीयर में काम करती हैं तो उनको भी कम सैलरी मिलती है पब्लिक स्फीयर में भी। एंड जब रिसेशन होता है तब उनको हायर कर लिया जाता है, एंड जब एकदम इकोनॉमी बराबर काम करने लगती है तो उनको वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू इंश्योर देयर जॉब सिक्योरिटी जस्ट बिकॉज दे आर वुमेन, दे आर ऑफ अ वीकर सेक्स अकॉर्डिंग टू दिस पेट्रियार्कल सिस्टम। और वो एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कैपिटलिस्ट वर्कर्स को प्रोड्यूस करती हैं, लाइक जो उनके चिल्ड्रन हैं वो आगे एक कैपिटलिस्ट वर्क फोर्स में काम आएंगे। एक है कि वैसे तो जो मार्क्स ने बताया था एलियनेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ एलियनेशन,
तो दैट इज़ नॉट द कंसर्न ऑफ अवर टॉपिक, बट स्टिल आई एम सेइंग। तो वो जो 4 टाइप्स ऑफ एलिनेशन है, तो उस एलिनेशन से वैसे तो कहीं ना कहीं वर्कर रिवोल्ट कर भी दे कैपिटलिस्ट सिस्टम के खिलाफ, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ, लेकिन वुमेन कहीं ना कहीं उनके आउटबर्स्ट को एक तरीके से कंट्रोल कर लेती हैं घर का सारा काम करके, तो वो एक उनके लिए एक स्फेयर मिल जाता है उन्हें। तो ये हो गया। देन उसके बाद आता है कि मेजरली जो हम आईआर से कंसर्निंग बात करेंगे तो वो है कि एम्पीरिकल फेमिनिज्म। तो जो एम्पीरिकल फेमिनिस्ट हैं उनका जो अप्रोच है उसको शॉर्टली हम बोल सकते हैं ऐड वुमेन एंड स्टेयर। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज वो बस ये कहते हैं कि वुमेन ने ऐसा नहीं है कंट्रीब्यूट नहीं किया, वुमेन का अभी भी इंटर स्टेट रिलेशंस में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, वो इम्पैक्ट करती रही हैं, किसी ना किसी वे में रहा है, लेकिन बस इतना है कि उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके रोल को एक्नॉलेज नहीं किया डोमिनेंट थ्योरिस्ट ने, किसी ने भी एक्नॉलेज नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल वुमेन का जो रोल है एज डिप्लोमेट्स वाइफ्स, एज सोल्जर्स वाइफ्स, जब ये लोग लड़ने के लिए चले जाते हैं वॉर में, तो एज डोमेस्टिक वर्कर्स वुमेन पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती हैं। फिर एज प्रोस्टिट्यूट्स वर्किंग ऑन मिलिट्री बेसिस, तो ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके से इसमें आ जाता है एम्पीरिकल फेमिनिज्म में। एम्पीरिकल फेमिनिस्ट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये लोग वेस्ट एंड वाइट वुमेन के कंसर्न्स को लेके ज़्यादा चिंतित दिखते हैं और उनको यूनिवर्सलाइज करते हैं और अदर वुमेन्स को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते अपनी एनालिसिस में। देन आता है एनालिटिकल फेमिनिज्म। एनालिटिकल फेमिनिज्म में है कि थ्योरी को एज अ होल चैलेंज किया जाता है कि बहुत सारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स जो हैं डोमिनेंट थ्योरीज़ में वो दिखाती हैं, थ्योरीज़ को बताया गया है कि दे आर प्रिज्यूमेबली मतलब ऊपर से जेंडर न्यूट्रल दिखती हैं, बट उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो जेंडर बाइज्ड हैं, वो मस्क्यूलिनिस्ट वैल्यूज़ को सपोर्ट करते हैं। मस्क्यूलिनिस्ट वैल्यूज़ जैसे ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, पावर, डोमिनेंस, करेज, तो ये सारी एंड इवन सबवर्ट करते हैं फेमिनिन वैल्यूज़ को। फिर आते स्टैंड पॉइंट फेमिनिस्ट। स्टैंड पॉइंट फेमिनिस्ट का है कि वो एक अलग नज़रिए से दुनिया को देखने की, इंटरनेशनल अफेयर्स को देखने की कोशिश करते हैं, एक प्रिविलेज्ड पर्सपेक्टिव से नहीं, एक मार्जिनलाइज्ड पर्सपेक्टिव से, एक वुमेन के पर्सपेक्टिव से, एक वुमेन के स्टैंड पॉइंट से। इनके अकॉर्डिंग ये नहीं कहते कि ज़रूरी नहीं है कि वुमेन का पर्सपेक्टिव सुपीरियर हो मैन के, हम ये नहीं कह रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि वुमेन का पर्सपेक्टिव जो है वो मैन से डिफरेंट है। एंड ज़्यादातर जो नेशन स्टेट्स के पास जो सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी टर्म्स में डील करना ही एक ऑप्शन इसलिए बचता है क्योंकि वो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते ही नहीं हैं। वो फीमेल फेमिनिन वैल्यूज़ को नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करने के खिलाफ समझते हैं। वो समझते हैं कि वुमेन वीक है और उनके अंदर एक डिप्लोमेटिक स्किल्स नहीं है टू लीड अ नेशन और टू रिप्रेजेंट अ नेशन इन इंटरनेशनल अफेयर्स। तो ये उनका रहता है। और इसके बाद जो है जैसे कि एम्पीरिकल फेमिनिज्म है एंड देन स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म। इसके बाद आता है कि स्टैंड पॉइंट फेमिनिस्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जे.एन. टिकनर। तो जे.एन. टिकनर का बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इन द स्फीयर ऑफ आईआर एंड उन्होंने जो 6 प्रिंसिपल्स थे पॉलिटिकल रियलिज्म के गिवन बाय मॉर्गनथाउ इन हिज बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस इन 1948, तो उनको रिफॉर्मुलेट किया जे.एन. टिकनर ने। जे.एन. टिकनर की जो इम्पॉर्टेंट बुक है एक तो है उनकी ये वाली they just don't understand, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट नेम ऑफ बुक बट वो ऐसा ही कुछ है। एंड फिर जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस आई थिंक एंड जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सो आई वुड रिकमेंड वन थिंग दैट आप एक बार कंफर्म कर लें बुक का नेम बिकॉज आई एम फॉरगेटिंग अ लिटिल बिट। देन इसके बाद आता है कि जो उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स को रिफॉर्मुलेट किया, तो जो उनका पहला प्रिंसिपल है उन्होंने रिफॉर्मुलेट करके जो दिया मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स को, वो है ऑब्जेक्टिविटी इज़ कल्चरली डिफाइंड एंड इज़ एसोसिएटेड विद मस्कुलिनिटी। सो ऑब्जेक्टिविटी इज़ ऑलवेज पार्शियल। मतलब वही है कि जो ऑब्जेक्टिव के साथ इतना ऑब्जेक्टिविटी के साथ जो इतना कंसर्न है रियलिस्ट थ्योरिस्ट का, वो काफ़ी ज़्यादा बायस्ड है क्योंकि वुमेन को आप सब्जेक्टिव बताते हो कि उनकी सब्जेक्टिव सोच होती है ना, आप ऑब्जेक्टिविटी को प्रिविलेज कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं मस्कुलिनिटी के साथ एसोसिएटेड है। दूसरा जो है वो ये आता है कि सेकंड प्रिंसिपल उनका है कि नेशनल इंटरेस्ट इज़ मल्टी डायमेंशनल, सो इट कैन नॉट एंड शुड नॉट बी डिफाइंड बाय वन सेट ऑफ इंटरेस्ट। लाइक रियलिस्ट थिंकर्स की बिल्कुल अपोजिट में, रियलिस्ट थिंकर बोलते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नेशनल पावर, बट ये कहती हैं कि नेशनल इंटरेस्ट मल्टी डायमेंशनल है, सिर्फ वो मिलिट्री पावर के साथ एसोसिएट किया जाए ये सही नहीं है।
जैसे कि मतलब वही है कि अदर इश्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं, है ना, लाइक ह्यूमन राइट्स इश्यूज़, और भी इश्यूज़ लाइक जैसे कि हेल्थ रिलेटेड, पॉवर्टी, हंगर, ये सारी चीज़ें। तो नेशनल इंटरेस्ट मल्टी डायमेंशनल है। थर्ड, पावर एज डोमिनेशन एंड कंट्रोल प्रिविलेजेस मस्क्यूलिटी। तो अगर आप पावर को इसी टर्म्स में डिफाइन करोगे, डोमिनेशन एंड कंट्रोल, तो वो तो मस्क्यूलिन वैल्यूज़ को प्रोपेगेट कर रहा है ना। आप फेमिनिन वैल्यूज़ को तो बिल्कुल ही पीछे छोड़ दे रहे हो, बिल्कुल ही एक नीचे का दर्जा दे रहे हो। एंड फिर जो फोर्थ है वो ये है कि देयर आर पॉसिबिलिटीज़ फॉर यूजिंग पावर एज कलेक्टिव एम्पावरमेंट इन द इंटरनेशनल एरिना। सो ये प्रिंसिपल मुझे काफ़ी पसंद है इनका, एंड इसका काफ़ी अच्छा ये एक्सप्लेनेशन ये है कि ये पावर को ना सिर्फ नैरो टर्म्स में नहीं समझते, ये पावर को काफ़ी ब्रॉड टर्म्स में समझते हैं। तो किस तरीके से समझते हैं, वो ये है कि एक तो जैसे डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि पावर इज़ एबिलिटी टू मेक बी टू डू व्हाट ही वुड नॉट हैव अदरवाइज डन। मतलब एक तरीके से डोमिनेशन एक्सरसाइज करना, जो बिल्कुल रियलिस्ट की बिल्कुल साथ बैठती है, सही। लेकिन इनका है अन्ना अरेंट की नोशन से ज़्यादा डिराइव है। तो अन्ना अरेंट की क्या नोशन थी कि पावर इज़ एक्टिंग इन कंसर्ट विद अदर्स, इस तरीके से कुछ थी। तो मतलब कॉपरेशन, कंसर्ट में एक्ट करना, तो उस तरीके की जो डेफिनेशन है उससे डिराइव्ड है इनकी अंडरस्टैंडिंग कि आप कलेक्टिव एम्पावरमेंट की तरह भी तो यूज़ कर सकते हो। सिर्फ पावर को आप डोमिनेशन की तरह क्यों डिस्क्राइब करना चाह रहे हो? पावर कैन बी एम्पावरिंग थिंग फॉर अस ऑल इन द इंटरनेशनल अरेना। तो ये चीज़ हो गई। फिर है कि पॉलिटिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मोरालिटी, ऑल पॉलिटिकल एक्शन हैज़ अ मोरल सिग्निफिकेंस। मतलब जैसे बोलते हैं ना रियलिस्ट थिंकर्स की, मोरालिटी को एक साइड रख दो अगर एक पॉलिटिकल स्टेट्समैन को कोई डिसीजन लेना है, लेकिन ये बोलते हैं कि हर एक एक्शन का एक मोरल सिग्निफिकेंस है, आप मोरालिटी को नहीं अलग रख सकते पॉलिटिकल एक्शन से। देन उसके बाद आता है कि an autonomous defined political realm defines politics in a way that excludes the concerns and contributions of women। तो आप इस तरीके से पॉलिटिक्स को डिफाइन कर रहे हो, तो इतना नैरो तरीके से कि उसमें जो भी वुमेन के कंसर्न्स हैं, कंट्रीब्यूशंस हैं, जैसे कि एम्पीरिकल फेमिनिस्ट बताते हैं, उनका तो आप बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रख रहे हो, उनको एकदम इग्नोर कर दोगे अगर इस तरीके से डिफाइन करोगे तो ये उनके 6 प्रिंसिपल्स हैं जे एन टिकनर के। देन इसके बाद आता है कि किस तरीके से वुमेन पे जो है इम्पैक्ट मतलब वुमेन पे पड़ता है वॉर का। तो उस तरीके को हम समझते हैं कि जो वुमेन है वॉर में वैसे तो मेल पार्टिसिपेट करते हैं, बट उनके जाने के बाद वुमेन को सारा घर का काम करना पड़ता है, एंड वुमेन को सारी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं के कंधे पर आ जाती हैं अगर उनके जो हस्बैंड से उनकी डेथ हो जाती है अगर वॉर में। तो थर्ड है कि वुमेन को एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक नोशन होती है मदर्स ऑफ नेशन। तो इसके लिए अगर कोई भी नेशन स्टेट दूसरे नेशन स्टेट से लड़ रहा है तो उस नेशन को डिस्ग्रेस करने के लिए वुमेन को रेप का एक शिकार बनना पड़ता है। वुमेन फेस रेप, मॉलेस्टेशन, हैरेसमेंट। ओके, तो लाइक एग्जांपल के लिए बता सकते हैं कि 20,000 से 35,000 वुमेन का रेप हुआ जो वॉर हुई थी बोस्निया में उसके टाइम पे। एंड किस तरीके से सर्बियन बेबीज़ वर इम्प्लांटेड इन बोस्नियन मदर्स इन ऑर्डर टू मेक बोस्निया मुस्लिम स्टेट। तो किस तरीके से वॉर में जो रेप है वो काफ़ी कॉमन हो जाता है, वो एक एक्सीडेंट नहीं होता, वो एक सिस्टमैटिक मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है एक नेशन को डिस्ग्रेस करने के लिए। देन इसके बाद आता है कि वुमेन पे इस तरीके से और इम्पैक्ट पड़ता है कि जो मोस्ट ऑफ द कैजुअलिटीज़ होती हैं 90% वो सिविलियंस की होती हैं कोई भी वॉर में। एंड जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन होती है उसमें ज़्यादा जो प्रपोर्शन होता है वो वुमेन एंड चिल्ड्रन का होता है। और इसके बाद आता है कि किस तरीके से जो मिलिट्री ट्रेनिंग है ये भी कहीं ना कहीं मस्क्यूलिनिस्ट वैल्यूज़ से ड्रिवन होती हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग का मेन पर्पस होता है मस्क्यूलिनिस्ट वैल्यूज़ को बढ़ावा देना एंड जितनी भी फेमिनिन इम्पल्सेस हैं उनको सबवर्ट करना, अगर आपको एक मैन को मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग बनाना है। एंड वॉर को जस्टिफाई भी कैसे किया जाता है? प्रोटेक्शन मिथ के थ्रू, कि एक वुमेन एंड चिल्ड्रन जो हैं वो वीकर सेक्स में, वुमेन वीकर सेक्स में आती हैं, चिल्ड्रन वीकर पॉपुलेशन में है, तो इनको प्रोटेक्ट करने का जो फ़र्ज़ है वो एक मेल का बनता है, एक मेल प्रोटेक्ट करेगा इनको। देन इसके बाद आता है कि कहीं ना कहीं एक क्रिटिसिज्म मैं ऐड करना चाहूँगी जो मैं स्टार्टिंग में भूल गई, कि रियलिस्ट थिंकर्स का एक ये भी क्रिटिसिज्म है कि रियलिस्ट थिंकर्स सिर्फ नेशन स्टेट आइडेंटिटी को इम्पॉर्टेंट समझते हैं, बट फेमिनिस्ट बताते हैं और भी आइडेंटिटीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सिस्टरहुड की बात की जाती है,
और प्रोलेटेरिएट इंटरनेशनलिज्म की बात की जाती है, तो रेस, रिलीजन, इथनिसिटी, ये सब चीज़ों पे बेस्ड जो आइडेंटिटी हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इनका भी ध्यान रखना चाहिए। एंड देन उसके बाद आता है कि जो फेमिनिस्ट की जो नोशन है सिक्योरिटी की, वो काफ़ी डिफरेंट है रियलिस्ट थिंकर से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फेमिनिस्ट थ्योरी की। जैसे कि रियलिस्ट थिंकर की जो डेफिनेशन है सिक्योरिटी की, वो एक टॉप डाउन मॉडल को फॉलो करती है। मतलब वो शुरू होती है नेशन स्टेट इंटरनेशनल कम्युनिटी से, नेशन स्टेट की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के साथ। बट फेमिनिस्ट थिंकर्स बोलते हैं कि ये एक बॉटम अप अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। मतलब सिक्योरिटी शुड स्टार्ट विद द सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल, with the security of a group rather than from the security of abstract nation state। तो वो बोलते हैं कि एक नेशन स्टेट अगर वॉर में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की जो वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, वो बिल्कुल सिक्योर हैं। जितना खतरा उनको फॉरेनर मेल से है, रेप का, हैरेसमेंट का, उतना ही अपने खुद की कंट्री के मेल से भी है। तो वो एक ब्रॉडर लेवल पर सिक्योरिटी की गारंटी चाहते हैं कि जैसे कि जेन टिग्नर बोलती है, एक स्ट्रक्चरल, फिजिकल एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, हर तरीके से सिक्योरिटी चाहते हैं वो। तो काफ़ी एक ब्रॉड नोशन है, एंड आई रियली लाइक दिस नोशन, दिस ब्रॉड कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी गिवन बाय फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट। देन इसके बाद आता है कि जब गवर्नमेंट वॉर के टाइम पे मिलिट्री बजट बढ़ा देती है, तो इसका इम्पैक्ट वुमेन पे पड़ता है, क्योंकि आप मिलिट्री बजट बढ़ाओगे तो जो सोशल स्कीम्स हैं उन पे आप कम स्पेंड करोगे। एंड वुमेन ज़्यादातर रिलाई करती हैं सोशल स्कीम्स पे इन ऑर्डर टू हैव अ बेसिक लिविंग और इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर लाइफस्टाइल। तो इसके लिए उन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। देन उसके बाद आता है कि किस तरीके से मिलिटराइज्ड मस्क्यूलिनिटी की जो नोशन है वो अलग अलग टाइम पे वेरी करती हैं। लाइक जब कोई नेशन में वॉर हो रही होती है तो वोटर्स जो है, मैन हो या वुमेन हो, दोनों ही इक्वली मिलिटराइज्ड मस्क्यूलिनिटी की नोशन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब काफ़ी पीसफुल टाइम होते हैं, जैसे कि वॉर मतलब कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम पे मिलिटराइज्ड मस्क्यूलिनिटी की नोशन बहुत पॉपुलर थी इन यूएस। लेकिन जब ये टेंशन्स कम हुई 1991 के बाद, इकोनॉमिक इश्यूज इंपॉर्टेंट हुए, तो जो लोग इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनकी तवज्जो बढ़ी, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी। लेकिन फिर से जो 9/11 के टेरर अटैक्स हुए तो मिलिटराइज्ड मस्क्यूलिनिटी फिर से एक प्रोमिनेंस में आ गई। तो ये चीज़ फिर है कि मिलिट्री में जाने को लेकर वुमेन मतलब फेमिनिस्ट का क्या रोल है, मतलब मत है। अलग अलग फेमिनिस्ट का अलग अलग है, कोई यूनिफाइड व्यू नहीं है। कुछ फेमिनिस्ट कहते हैं, इक्वालिटी फेमिनिस्ट कहते हैं कि वुमेन को जाना चाहिए वॉर में, काफ़ी सही है उनके लिए वॉर में जाना, क्योंकि उनको हर लेवल पे compete करना चाहिए बिकॉज दे आर इक्वली रैशनल। ओके, बट कुछ फेमिनिस्ट कहते हैं कि वाई शुड वुमेन फाइट इन मेंस वॉर्स, क्यों लड़े। मतलब उनको, जैसे कि जो डिफरेंस फेमिनिस्ट है वो बोलते हैं कि वुमेन को अपनी क्वालिटीज़ जो है, नर्चरिंग कैपेबिलिटीज़, वो उनको एक डिफरेंट तरीके का नेचर देती हैं, उनको वो डिफरेंट बनाती हैं मेल से। तो उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी फेमिनिटी को चेरिश करना चाहिए, उसमें खुश रहना चाहिए। तो उनको मैन की वॉर में क्यों फ़ाइट करें, वो जैसी हैं उसी चीज़ में खुश रहें। वो चीज़ उनको डिफरेंट बनाती है, उनको नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट करती है। देन उसके बाद आता है कि किस तरीके से मतलब वुमेन का रोल अगर डिप्लोमेटिक पोजीशंस पे बढ़ेगा तो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव होंगे वुमेन। अब जैसे कि रियलिस्ट थिंकर्स जो हैं वो ये बोलते हैं कि मतलब जो वॉर है इंटरनेशनल लेवल पे वो इसलिए होती है क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। बट फेमिनिस्ट थिंकर बोलते हैं कि आप पूरे ह्यूमन नेचर को क्यों एसेंशियलाइज कर रहे हो। ह्यूमन नेचर ऐसा नहीं है, आप ये कहो मेल नेचर ऐसा है। आपने ह्यूमन के नाम पे मेल बना के रखा है, क्योंकि वुमेन तो हमेशा से कोऑपरेटिव होती हैं, पीस लविंग होती हैं, तो उनका तो हमेशा रहता है कोऑपरेटिव एफर्ट्स में। तो इसीलिए वुमेन अगर डिप्लोमेटिक पोजीशंस पे होंगी तो जो ऑप्शंस हैं नेशन स्टेट्स के पास, जो अभी कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं, सिर्फ मिलिट्री वगैरह टर्म्स में बात होती है, वो बढ़ जाएंगे। अलग पॉलिसी चॉइसेस, अलग अल्टरनेटिव ऑप्शंस जो है एक्सरसाइज हो पाएंगे। बट इस चीज़ का, इस स्टेटमेंट का, इस आर्ग्यूमेंट का, इस ऑप्शन का एक क्रिटिसिज्म ये है कि समटाइम्स बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी इन विच वुमेन लीडर्स हैव टू ऑपरेट, हैव टू टेक डिसीजंस, उनका वो हाइपर मस्क्यूलिन बिहेवियर देखने को मिलता है, क्योंकि उनको कभी कभी नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी का डिसीजन जो था, उनकी पोजीशन जो थी इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे, व्हेन बांग्लादेश वाज क्रिएटेड इन 1971।
देन हम डिस्कस करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वुमेन पे। तो जैसे कि फेमिनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन जैसे ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो वुमेन हैं वो काम पर जाती हैं तो वो अपने घर के काम के लिए उनको कोई चाहिए, तो जो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से हैं वो वुमेन माइग्रेट करके एज डोमेस्टिक वर्कर्स काम कर रही हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में, लाइक USA में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। और चीज़ है कि फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, आज भी जो पूरे वर्ल्ड में पुअर पॉपुलेशन में उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो वुमेन का एक जो है शेयर रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं फेमिनिस्ट थ्योरी की क्रिटिसिज्म की। तो पहला तो क्रिटिसिज्म ये है सबसे पहला कि जिस तरीके से फेमिनिस्ट थिंकर्स रियलिस्ट को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो मेल वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसी तरीके से फेमिनिस्ट को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है कि वो जेंडर को एज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और भी चीज़ें हैं उनको वो इतनी इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे हैं, और भी इशूज़ हैं जिनको वो नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। फॉर देम ओनली जेंडर हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये है कि एक साइंटिफिक रिगर की कमी है फेमिनिस्ट थ्योरी में। कोई एम्पीरिकल डेटा, कोई एम्पीरिकल मेथोडोलॉजी को फॉलो नहीं करता, तो इसके लिए इसमें उस तरीके की साइंटिफिक रिगरनेस की कमी आ जाती है कहीं ना कहीं। तो ये है कुछ फेमिनिस्ट थ्योरी के क्रिटिसिज्म। एंड ऑल ओवर जो कहा जाए तो वही है कि एक अलग टाइप का पर्सपेक्टिव तो देती ही है फेमिनिस्ट थ्योरी टू स्टडी आईआर। आई होप कि आपको फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस क्लियर हुई होंगी। Thank you, and do not forget to subscribe my channel and to hit the like button, and if you like the video then please comment in the comment section. Thank you.